चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो बचे हुए प्रश्न हैं सल्तनत काल के वो भी देख लेते हैं। तो 70 तक प्रश्न हो चुके थे, आज का प्रश्न 71 से शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है किस सुल्तान के समय इक्तादारी प्रणाली को सबसे अधिक संगठित रूप दिया गया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश, ऑप्शन है। व्याख्या देखते हैं। इल्तुतमिश, इक्तादारी प्रणाली के अंतर्गत राज्य के अधिकारी को एक क्षेत्र दिया जाता था जिससे वह कर वसूलते थे और बदले में सेना रखते थे। इस प्रणाली की नींव मोहम्मद गौरी के समय पड़ी थी, लेकिन इसे सबसे अधिक व्यवस्थित और संगठित रूप इल्तुतमिश ने दिया। यह दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे का मूल आधार बन गया। अगला प्रश्न, किस शासक को दूसरा सिकंदर कहा जाता है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैन्य सफलताओं, विस्तारवादी नीति और शक्ति के प्रदर्शन के कारण खुद को दूसरा सिकंदर घोषित किया। सिकंदर महान की तरह उसने भी भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करने का दावा किया। अगला प्रश्न, किस शासक ने दाग और चेहरा की नीति लागू की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या देखते हैं। सेना में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा प्रथा की व्यवस्था की। दाग प्रथा का मतलब होता है घोड़ों पर निशान लगाना, चेहरा प्रथा का मतलब होता है सैनिकों का पूरा विवरण दर्ज करना। अगला प्रश्न, दीवाने अर्श किस विभाग से संबंधित था? न्याय, कृषि, सैनिक प्रशासन, कर संग्रह। तो इसका सही आंसर है सैनिक प्रशासन, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। दीवाने अर्श दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख विभाग था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने संगठित किया। यह विभाग सेनाओं की भर्ती, वेतन, घोड़ों की जांच, अस्त्र शस्त्र की आपूर्ति और युद्ध संबंधित व्यवस्थाओं को नियंत्रित करता था। अगला प्रश्न, हजार सानी की उपाधि किसे प्राप्त थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर है बलबन। हजार सानी की उपाधि बलबन को प्राप्त थी। व्याख्या देखते हैं। बलबन जो शुरू में गुलाम था, इसको हजार सानी की उपाधि मिली थी, जिसका अर्थ है सुल्तान के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। यह उपाधि उसे तत्कालीन सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। बाद में बलबन स्वयं सुल्तान बना और मजबूत राजतंत्र की स्थापना की। अगला प्रश्न, किस शासक ने नोब्द शाही संगीत को दरबार में अनिवार्य किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है बलबन, ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं। बलबन ने सुल्तान की गरिमा बढ़ाने के लिए कई प्रतीकात्मक कार्य किए, जिनमें नौब्द अर्थात शाही संगीत का दरबार में नियमित रूप से वादन अनिवार्य करना शामिल था। इससे शाही सत्ता की भव्यता और पवित्रता का संदेश जनता में फैलता था। अगला प्रश्न, तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसने लिखी थी? इब्न बतूता, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, अबू फजल। तो इसका सही आंसर है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही को प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। यह किताब विशेषकर तुगलक वंश के इतिहास पर आधारित है और इसमें खासकर फिरोज शाह तुगलक के शासन की विवेचना की गई है। यह दिल्ली सल्तनत के सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक पक्षों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगला प्रश्न, किस शासक ने दिल्ली में दारुल सफ़ा, इसका मतलब होता है निःशुल्क अस्पताल, की स्थापना की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक सामाजिक कल्याण के कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। उसने दारुल शफ़ा यानी मुफ्त अस्पतालों की स्थापना की, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। इसके अलावा उसने यतीम खाने, मदरसे, बावड़ियाँ और सराय भी बनवाए। अगला प्रश्न,
किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर दोबारा लगाया जिसे हटाया गया था? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी। आपके लिए प्रश्न है कि पहली बार जजिया कर किस राजा ने लगाया था? उत्तर कमेंट में दीजिएगा। देखते हैं आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अगला व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने एक कट्टर धार्मिक नीति अपनाई। उसने पहले हटाया गया जजिया कर ब्राह्मणों पर दोबारा लगाया। किस शासक को नया करों का जन्मदाता कहा जाता है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में आर्थिक सुधारों के तहत अनेक प्रकार के कर लगाए, जैसे भूमि कर, गृह कर, चराई कर आदि। उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की, जिससे आम जनता को राहत मिली, लेकिन राज्य की आमदनी बढ़ी, इसलिए उसे नए करों का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस शासक ने सिजदा और पैबोश जैसी प्रथाएं शुरू की थीं? बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है बलबन। व्याख्या देखते हैं। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए दरबार में फारसी परंपरा के अनुसार सिजदा और पैबोश की प्रथाएं शुरू की। इसका उद्देश्य था कि सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाए। सिजदा का मतलब होता है सुल्तान के सामने झुककर प्रणाम करना, और पैबोश का मतलब होता है सुल्तान के पांव चूमना। अगला प्रश्न, दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी। व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व की वसूली और पुराने बकाये की निगरानी के लिए दीवाने मुस्तखराज नामक विशेष विभाग की स्थापना की। यह विभाग भूमि करों के लेखांकन और संग्रह के लिए उत्तरदायी था। अगला प्रश्न, किस शासक को दार्शनिक राजा कहा गया है? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी जटिल योजनाओं, उच्च शिक्षा तथा तार्किक सोच के कारण दार्शनिक राजा कहा जाता है। वह अरबी, फारसी, तर्कशास्त्र, गणित तथा भूगोल का ज्ञाता था, और यही मुस्लिम राजा है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और ज्ञानी था। अगला प्रश्न, हजारों गांवों के ऊपर शासन करने वाला अमीर किसे कहा गया था? मलिक काफूर, निजामुद्दीन औलिया, खिज़्र खां, मलिक अयाज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मलिक काफूर, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। व्याख्या देखते हैं। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास पात्र सेनापति था। दक्षिण भारत के अभियानों में उसकी सफलता के बाद उसे हजारों गांवों पर शासन करने वाला अमीर की उपाधि दी गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। उसने देवगिरी, वारंगल और मदुरै जैसे क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न, किस शासक ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया। यह दिल्ली की स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, और इसमें लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर का सुंदर मिश्रण है। अगला प्रश्न, किस शासक ने अपने जीवन काल में गंगा नदी के किनारे 1200 सराय बनवाए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने यात्री सुविधा और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गंगा के किनारे 1200 से अधिक सराय, कुएं और बावड़ियाँ बनवाईं। उसने नहरों का निर्माण भी करवाया, जिससे कृषि में सुधार हुआ। अगला प्रश्न, किस शासक ने टोकन मुद्रा की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 ईस्वी में तांबे और पीतल की टोकन मुद्रा
चलाने की योजना शुरू की थी, जो सोने और चांदी के बराबर मानी जाती थी, लेकिन सरकार इसका सही नियंत्रण नहीं कर पाई और नकली सिक्के चलन में आ गए। अतः इस योजना को विफल होकर बंद करना पड़ा। अगला प्रश्न, गायन एवं चित्रकला को राज आश्रय देने वाला शासक कौन था? बलवन, मुबारक शाह, खिज्र खां, सिकंदर लोदी। तो उसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। व्याख्या देखते हैं। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी एक विद्वान शासक था। उसने संगीत, चित्रकला और साहित्य को राज आश्रय दिया। फारसी साहित्य, विशेषकर कविता को विशेष बढ़ावा मिला। वह स्वयं भी कवि था, यानी कविताएं लिखता था, और गुलरुखी उपनाम से वो कविता लिखा करता था। तो सिकंदर लोदी का उपनाम गुलरुखी है। और आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने लौह नीति अपनाई? बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है बलवन, ऑप्शन है। व्याख्या देखते हैं। बलवन। बलवन ने राज्य की सुरक्षा और सुल्तान की प्रतिष्ठा को बनाए रखने हेतु कठोर शासन नीति को अपनाया, जिसे लौह और रक्त नीति कहा जाता है। अगला प्रश्न, दीवाने रियासत किस शासक का प्रमुख आर्थिक विभाग था? अलाउद्दीन खिलजी, बलवन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन है। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत दीवाने रियासत नामक विभाग स्थापित किया। यह विभाग मूल्य निर्धारण, व्यापार नियंत्रण और खाद्य आपूर्ति पर निगरानी रखता था। इसके प्रमुख को नायाबे रियासत कहा जाता था। अगला प्रश्न, किस शासक ने अमीरों की शक्ति को सीमित करने के लिए उन्हें अधिक धन संचय से रोका? बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह की संभावना को समाप्त करने के लिए अमीरों की आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित किया। उसने धन संचय पर रोक, शराब और विलासिता पर नियंत्रण और गुप्तचर प्रणाली जैसे उपाय अपनाए। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का पहला हिंदू प्रधानमंत्री कौन था? राणा सागा, राणा हमीर, खुसरो खान, खत्री मलिक कपूर। तो इसका सही आंसर है खुसरो खान, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। खुसरो खान एक हिंदू मूल का व्यक्ति था, जिसे मुसलमान बना दिया गया था। खिलजी वंश के अंतिम दौर में उसने कुछ समय के लिए सुल्तान की गद्दी भी हथिया ली थी। उसे दिल्ली सल्तनत का पहला हिंदू मूल का प्रधानमंत्री कहा जाता था। किस तुगलक शासक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नासिरुद्दीन तुगलक। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का आदेश दिया। उसने पूरे दिल्ली नगर को जबरन स्थानांतरित किया, लेकिन कठिनाइयों के कारण यह योजना विफल रही और पुनः राजधानी दिल्ली बना ली। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का प्रमुख इतिहासकार कौन था? जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, मिनहाज उस सिराज। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक महान फारसी कवि, लेखक और संगीतज्ञ था। वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रमुख स्थान रखता था। उसने भारत के इतिहास, संगीत और संस्कृति पर कई रचनाएं लिखीं, जैसे तुगलकनामा और नू सिपहर। तो अमीर खुसरो की रचनाएं याद कर लीजिएगा, पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न, किस शासक ने हज यात्रा पर कर लगाने का विरोध किया था? इल्तुतमिश, बलवन, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक धार्मिक दृष्टि से उसने कई इस्लामी परंपराओं को अपनाया और गैर इस्लामी कार्यों का विरोध किया। उसने हज यात्रा पर लगाए गए करों को समाप्त किया और धार्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित किया। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के दौरान इक्तादारी प्रणाली किससे संबंधित थी? कर संग्रह प्रणाली से, सेना संगठन से, धार्मिक प्रचार से, विदेशी संबंधों से। तो इसका सही आंसर है कर संग्रह
प्रणाली से? ऑप्शन ए, व्याख्या देखते हैं। इक्तादारी प्रणाली एक प्रकार की कर वसूली प्रणाली थी जिसमें राज्य के अधिकारी या सैनिकों को वेतन के बदले भूमि का अधिकार दिया जाता था। वे उस क्षेत्र से कर वसूलते और अपनी जीविका चलाते। यह प्रणाली इल्तुतमिश के समय प्रभावी हुई। अगला प्रश्न, किस महिला शासक ने खुले दरबार में घोड़े पर बैठकर शासन किया? नूरजहां, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, मलिक जान। तो इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। उसने पर्दा प्रथा का त्याग कर घुड़सवारी की, युद्ध लड़ा और राज्य का संचालन किया। उसने खुद को सुल्तान की उपाधि दी, न कि सुल्ताना। अगला प्रश्न, किस शासक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध मोरक्कन यात्री इब्न बतूता जो 1333 ईस्वी में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। उसने भारत में अपने अनुभवों को रिहला नामक यात्रा वृत्तांत में लिखा है, यानी कि इनकी पुस्तक का नाम रिहला है, जिससे उस समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, किस तुगलक शासक ने विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र को बढ़ावा दिया? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नासिरुद्दीन तुगलक। सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राजा था। व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक उच्च शिक्षित और बौद्धिक शासक था। उसने गणित, तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र और भूगोल जैसे विषयों में रुचि ली। उसने विज्ञान के आधार पर कई योजनाएं बनाई थीं, यद्यपि वे व्यवहारिक रूप से असफल रहीं और थोड़ा जनता ने भी इसका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उस ज़माने में जनता ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, राजा ये बहुत पढ़ा लिखा था। तो आज के 100 प्रश्न दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित समाप्त हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।